हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन गिलन बार सिंड्रोम के बारे में, जो इसको जी बार भी बोलते हैं। गिलन बार सिंड्रोम एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है जो कि ऑटोइम्यून टाइप का होता है। अब इसके अंदर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और उसके फंक्शंस को ख़राब करना शुरू करता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि शुरुआत में आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरीज हैं, उसके अंदर झुनझुनी महसूस होना, ऐसे पिंस एंड नीडल सेंसेशन आना, ऐसे सबसे पहले फिंगर्स में ऐसे झुनझुनी महसूस होना, फिंगर्स में होते होते फिर आपके पूरी कलाई में आना, और इसी तरह से पैरों में, टोज़ में झुनझुनी आना, पैर में सुइयाँ चुभना और उसके बाद एंकल तक आना। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं जिलन बार सिंड्रोम के। और ये जो प्रॉब्लम होती है, एज ए सेड कि एक अक्यूट कंडीशन होती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ हो, कोई मतलब आपके फेफड़े की कोई इन्फेक्शन हुई हो या पेट का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद इस तरह का अटैक आ सकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी जो रिकवरी होती है पूरी तरह से हो जाती है, और कुछ परसेंट में यानी 2 से 3% लोगों में ये लाइफ लॉन्ग या लिंगरिंग रहती है, और समटाइम्स इन सम केसेस ये फैटल भी हो सकता है। तो अगर हम कारण की बात करें तो कंपाइलोबैक्टर नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर माना जाता है इसके लिए। और इसके अलावा कुछ वायरसेस भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे एप्स्टेन बार वायरस यानी EBV, या एड्स वायरस जो होता है, और उसके अलावा बहुत सारे और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वायरस है। तो इन वायरल अटैक के बाद इस तरह का जो जिलन बार सिंड्रोम है वो ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसके अंदर अगर हम लक्षणों की बात करें तो कुछ स्टेजेस में प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में पेशेंट को जब शुरुआती लक्षण होते हैं तो वही फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सिर्फ जो है नसों में इरिटेशन आनी स्टार्ट होती है। जैसे हम अगर अपनी कलाई को थोड़ी देर तक से बांध के रख लें तो आप हमारे अपने हाथों में कैसा महसूस करेंगे, जैसे लगता है कि ब्लड जो है खींच के जा रहा हो, और थोड़ी देर तक यहाँ पे झुंझुनी से महसूस होगी। तो पहले स्टेज में नर्व इरिटेशन के कारण वहाँ पर झुंझुनी महसूस होती है या वीकनेस भी आ सकती है, पिंस एंड नीडल सेंसेशन आता है। दूसरे स्टेज में यानी अगर यहाँ पर एक इलाज नहीं शुरू किया गया तो दूसरे स्टेज में वहाँ पर मसल की वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। और जो मसल की वीकनेस है सबसे पहले आपके लोअर लेग से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाती रहती है। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेज के अंदर जो फेस की मसल्स हैं उसको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, जैसे बोलने के लिए या कुछ खाने के लिए, मुंह चलाने के लिए, चू करने के लिए, और साथ में स्माइल करने के लिए। तो ये सारी मसल्स में असर आता है। आँखों में भी जो विजन की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, टॉसिस होने लगता है, आँख जो पलकें हैं वो ढक सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस के मसल्स की वीकनेस के कारण देखने को मिल सकती है। जो ये सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उस पर अटैक होता है, और जो नर्व्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी शीथ यानी एक कवरिंग होती है उसके ऊपर अटैक होता है। तो डीमाइलिनेशन हो जाती है, क्योंकि हमारी जितनी भी नर्व्स हैं उनका काम होता है कि हमारी पूरी बॉडी से सिग्नल ले जाकर के ब्रेन में देना, और ये जो नर्व्स होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डली होती है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो इस बैक्टीरिया या इस वायरस के अटैक के कारण वो जो परत है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसकी हटने लगती है, डीमाइलिनेशन होने लगती है, जिसके कारण ये जो सेंसेशंस है ये आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और नर्व्स के इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में। उसमें जगह जगह पर जो माइलिन शीथ है वो हटने लगती है। ऑल्दो प्रेजेंटेशन कुछ हद तक इसकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से भी मिलती है, लेकिन कॉजेटिव फैक्टर्स अलग हैं। प्रेजेंटेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों बीमारियों की अलग अलग होती है। तो जो जिलन बार सिंड्रोम है इसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और एक एंड पे और भी अगर बीमारी आगे बढ़ती है तो इसमें इंटेंस बैक पेन स्टार्ट होता है। मतलब पेशेंट बताते हैं कि इतना ज़्यादा मुझे बैक पेन हो रहा है कि रात रात भर मुझे जागना पड़ रहा है, करवट लेना मुश्किल हो रहा है, पैरों में भी दर्द आता है, और ये दर्द के साथ में कई बार हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लैडर का कंट्रोल खो जाता है, ब्लैडर में मतलब
अगर आपको यूरिन पास करना है तो आप बिल्कुल भाग के जाना पड़ता है, क्योंकि वो स्केप हो जाएगा, आप निकल जाएगा। तो इस तरह से ये सिम्टम्स भी जीलन-बार सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये कई टाइप्स की होती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है उसको AIDP बोलते हैं, यानी कि अक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलर न्यूरोपैथी। यानी कि वो रेडिकुलोपैथी, वो डिमाइलिनेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, जिसके सिम्टम्स मोस्टली यही जो मैंने बताए हैं यही होते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसकी फुल रिकवरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये लिंगर ऑन करता रहता है, लाइफ भर आपको कुछ न कुछ ऐसा ट्रबल देता रहता है, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा, इसके साथ में आपको इंग्लिश मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। एक्सक्लूसिवली आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप अगर स्टार्टिंग में लेते हैं तब आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज बीमारी अगर आगे बढ़ गई है तो आप एक पैरेलल एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी का ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे केसेस में जैसे वीकनेस है, टिंगलिंग है और नर्व की इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटेंस बैक पेन है, इंटेंस लेग पेन है, तो उन सारे केसेस में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ दवाइयों के बारे में बात करूंगी जो कि हम सिम्टोमेटिक बेसिस पे पेशेंट को देते हैं, बट क्योंकि ये पेशेंट की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सीरियस डिजीज़ होती है, यहाँ पर कोई भी दवाइयाँ ऐसे नहीं बताऊंगी जिसको आप डायरेक्टली ले सके। प्रॉपर चैनल के थ्रू आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाकर के अपने सारे सिम्टम्स बताकर दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट के अंदर अलग अलग सिम्टम्स होंगे, अलग अलग दवाइयाँ देनी पड़ेगी। डिपेंड करता है पेशेंट स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है, अभी उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश मेडिसिन में होता है कि इस बीमारी की ये दवा होती है आप ले लो, तो वैसा इसमें नहीं होता। इसमें आप पेशेंट की स्टेज, पेशेंट की बीमारी के लक्षण, उसके आधार पर दवा दी जाती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन दवा बोलते हैं। तो चलिए हम दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली दवा जो ऐसे केसेस में दी जाती है, एक फ्रंट लाइन मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो पहली दवा है कोनियम। कोनियम को दिया जाता है किसी भी तरह के नर्वस इश्यूज़ के लिए। नर्व्स की अगर पैथी हो रही है, न्यूरोपैथी हो रही है, तो वहाँ पर कोनियम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें अगर चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, जो गेट है यानी कि जो चाल है वो बदल जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, तो ऐसे केसेस में कोनियम एक बहुत अच्छी दवा साबित होती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, वो है एक्ोनिटम। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, लोअर लिम्ब से वीकनेस स्टार्ट होती है और अपर लिम्ब की तरफ, ऊपर की तरफ आती है, तो इसमें हम एक्ोनिटम देते हैं। नेक्स्ट जो दवा है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में भी जो लोअर लेग्स है उसकी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है और वीकनेस ऊपर ऊपर आते आते पैरालिसिस का फॉर्म ले लेती है। ब्लैडर का कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है, तो पेशेंट को हमेशा ब्लैडर के लिए इश्यूज बने रहते हैं, तो ऐसे केसेस में कॉस्टिकम एक अच्छी दवा है। लेथायरस एक बहुत अच्छी दवा है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ पे कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो लेथायरस दिया जाता है, जो पैरों के अंदर जो लोअर लिम्स हैं वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, वहाँ उन पर जान नहीं रहती, उनके ऊपर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, तो लेथायरस वहाँ पर काम आती है। जलसीम ऐसे केसेस में काम आती है जहाँ पर चारों लिम्स में वीकनेस आ गई है, चारों लिम्स में बिल्कुल मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है कि उनको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर हम जलसीनियम नाम की दवा दे सकते हैं और पिक्रिक एसिड नाम की दवा को दे सकते हैं। अगर लिम्स में नमनेस आ गई है, मतलब आप उनको फीलिंग खत्म हो गई है, फील नहीं कर सकते कुछ, वहाँ से पिक्रिक एसिड दी जा सकती है। ये कुछ वैसे मेडिसिन हैं जो ज़्यादातर केसेस में जिलेन-बार सिंड्रोम में दिया जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि यही मेडिसिन दी जाएंगी। अगेन आई सेड कि क्योंकि डोसेस इससे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं इनका यूज़ जो है हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होगा। आपकी एज, एडिशनल मेडिकल कंडीशंस, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या हैं, उसके आधार पर ये दवाइयाँ आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो आप इन दवाइयों को इंग्लिश मेडिसिन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत शुरुआती लक्षण है तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों के साथ आपको हेल्प मिल सकती है। जनरली हम इसको मॉडरेट पोटेंसी में देते हैं, 200 पावर में लेने से काफ़ी हेल्प रहती है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जिलेन-बार सिंड्रोम के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप मुझसे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपने आप से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये जूम या फ़ोन कंसल्टेशन दोनों में अवेलेबल रहेगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप पे मुझे बात करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।